नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हमने जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी की जो पुनर्परीक्षा हुई थी 2016 में 4/12/2016 को, ठीक है, इसके जो है एक पेपर को जो है पढ़ा था या हल किया था, जो भी आप समझे, और पूरा एक्सप्लेनेशन भी देखा था, जिसमें हमने सामान्य इसका जो पहला भाग है हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी, उनके प्रश्नों को हमने देखा था। इस वीडियो में दोस्तों, इस क्लास में हम इसका जो हमारा सामान्य अध्ययन वाला भाग है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। ये देखें, सामान्य जानकारी के प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, इस तरह से भाग 2, ठीक है। और दोस्तों, इस तरह के जो प्रश्न हैं, चाहे सामान्य हिंदी के हों चाहे सामान्य जानकारी के हों, सबसे पहले आपको बता दें, आप कोई भी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली कोई भी परीक्षा अगर आप देते हो तो उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, विशेषकर ग्रुप डी लेवल के या फिर टीचिंग लेवल के, जो छोटे मतलब प्राइमरी टीचर्स के हैं, जैसे कि यूपी टेट है, सी टेट है, और जिसमें हिंदी और सामान्य जानकारी पूछी जाती है, वीडियो का है, ठीक है, लेखपाल का है, यूपी SSSC द्वारा कोई भी यूपी पेट का है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये सब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस के भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे कि अभी सामने जो प्रश्न है पंचायती राज से संबंधित, तो ग्राम से संबंधित, ठीक है, और पंचायत से संबंधित या नगर निगम से संबंधित, या जो हमारा लोकल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनसे संबंधित अगर कुछ है, तो ये ऐसे एग्जामिनेशंस में ज़रूर पूछे जाते हैं जिनका कार्य ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहता है, ठीक है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आप इसकी तैयारी करें। ज़रूरी नहीं कि ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है तो उन्हीं बच्चों को सॉल्व करना है जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दे रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरे परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न, इससे मिलते जुलते प्रश्न जो हैं एक्सप्लेनेशन में जो है डिस्कस किए जाएंगे, वो उस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा जो पंचायती राज संस्था नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा न्याय पंचायत और चौथा ग्राम सहकारी संस्था, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो ग्राम सहकारी संस्था है, ये क्या है, पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायती राज संस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए इसका, देखिए भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में वर्गीकृत किया गया है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत पंचायती राज प्रणाली का अंग है, ठीक है। तो देखिए 3 चीज़ें हैं इसके अंग, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ठीक है, जो कि पंचायती राज सिस्टम यानी प्रणाली का अंग है, जिसमें ग्राम सहकारी संस्था नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। दोस्तों, भारत सरकार का अगर कोई मुख्य विधि अधिकारी होता है तो महान्यायवादी होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखें, भारत संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन, कार्य एवं अधिकारों का उल्लेख है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, ठीक है। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न कराता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रदान किया जाता है। महान्यायवादी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता, ठीक है। यहाँ देखें, संसद की कार्यवाही में भाग लेता है परंतु मत नहीं दे सकता। दोस्तों, इस पर आधारित प्रश्न भी पूछे गए हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, सेंटेंस बनाकर दे दिए जाते हैं कि महान्यायवादी भाग ले सकता है, मत दे सकता है, 3-4 सेंटेंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट करके बताना रहेगा कौन कौन से सही हैं या गलत है। तो एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान दें।
प्रश्न को जो यहाँ पे पढ़ा जा रहा है उसका उद्देश्य ये है कि एक तो आप अपना कोई भी चीज़ रिवीजन कर लेंगे, दूसरा कि ये कि आपको वो टॉपिक ध्यान में आ जाएगा कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये नारा जो है लिखा किसी और के द्वारा गया, तो भगत सिंह ने इसका प्रचार किया था, मतलब इसका प्रयोग किया था व्यवहारिक तौर पर, और एक किताब में लिखा गया था। अभी इसको एक्सप्लेनेशन में देखिए, तो देखिए इसमें ऑप्शन में तो कोई नहीं है, इसमें से हजरत मोहानी तो नहीं थे, और ये कोई भी हिंदू, लियाकत अली ने शायद लिखा था, देखता हूँ। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कवि मोहम्मद इकबाल ने, लियाकत अली ने भी नहीं दोस्तों, मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में किया था। ठीक है, बंग ए दर्रा में मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक में किया था इनकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रयोग। और जब असेंबली बम कांड हुआ था उसमें नारे के रूप में इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग भगत सिंह ने किया और इसे चर्चित बनाया। ठीक है, तो ये है। अगर यहाँ ऑप्शन में भगत सिंह होता तो भगत सिंह को आप लगाते, और ऑप्शन में या अगर भगत सिंह नहीं होता तो मोहम्मद इकबाल का नाम होता तो आप मोहम्मद इकबाल का नाम सेलेक्ट करते। ठीक है, तो चूँकि दोनों नहीं है और इस पर देखिए आयोग का विवाद रहा होगा, स्टार लगा हुआ है। ठीक, कोई भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं था इसमें। नेक्स्ट है, एक अक्षांश डिग्री लेटीट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो ये 101 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं ना कि 0 डिग्री अक्षांश है, उसके बाद ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, तो 0 के बाद तो 5 डिग्री या उसके पहले 4 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री तो होगा। तो हर एक लेटीट्यूड के बीच में कितने की दूरी कितनी है एक्चुअल पृथ्वी पर, उन दोनों के बीच दूरी कितना है? तो वह 101 किलोमीटर की है। ठीक है, और पृथ्वी के सभी भागों पर वो 101 किलोमीटर ही रहेगा। देखिए, सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह पर निर्मित होने वाली काल्पनिक क्षैतिज वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। देखिए, जैसे इस तरह से पृथ्वी है तो इस तरह से जो रेखा है, इसको चारों तरफ से जो काल्पनिक रेखा है उसी को आप अक्षांश कहते हैं। इस तरह से ये वैसे तो अनंत रेखा है, लेकिन 90 जो है ये 0 को शामिल करते हुए ऊपर 90 तक जाता है, फिर इसी 0 को शामिल करते हुए नीचे 90 डिग्री तक एंगल है। लेकिन ये जो रेखाएं हैं, इन दो हर एक डिग्री की रेखाओं के बीच में 101 किलोमीटर का दूरी है। देखिए, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश निर्मित होता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश निर्मित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? 90 90 180, और एक 0 डिग्री को भी मिला लेंगे तो 181 हो जाएगा। तो ऐसा भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन में 180 भी रहता है, तो अक्सर लोग 90 90 जोड़कर 180 करके चले आते हैं, गलत हो जाता है। तो 181 होती है, क्योंकि 0 डिग्री को भी आपको लेकर चलना है। दो अक्षांशों के मध्य दूरी लगभग 101 किलोमीटर होती है। ठीक है, अक्षांशों की लंबाई विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण जाने पर घटती है। ठीक है, अक्षांशों की जो लंबाई होती है वो जब आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव पे चाहे दक्षिणी ध्रुव पर, उनकी लंबाई कम होती जाएगी। जाहिर सी बात है, पृथ्वी इस तरह से होने लगेगा ना, ऐसे ही, तो इधर जो है देखिए छोटा है, इधर बड़ा है, सबसे मध्य में देखिए सबसे बड़ा है। ठीक है, जो 0 डिग्री है वो सबसे बड़ा है। अब देखिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गाँव को गोद लिया? तो इससे इस प्रश्न से क्या अभिप्राय है दोस्तों? गोद लिया जो भी लिया, ठीक है, क्योंकि पुराना प्रश्न है, तो उस समय देखिए बी है। अब 5 गाँव को गोद लिया गया था IIT कानपुर के द्वारा। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि ये नमामि गंगे योजना जो कि केंद्र प्रायोजित योजना है, और उत्तर प्रदेश में अगर कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूशंस है, अगर वो गांव को गोद में ले रहे तो इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। संस्था है केंद्र सरकार की और रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप चाहे तो पढ़ लें, हालांकि पुराना हो गया है। देखिए, IIT कानपुर ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा के किनारे बसे 5 गाँव रेमल नगर, ख्योरा कटरी, प्रतापपुर, हरि हिंदपुर और कटरी लोधवा खेड़ा को गोद लेकर इन्हें निर्मल बनाने, यहाँ की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और यहाँ से गंदा पानी गंगा में न जाए, इसके लिए गांव को जागरूकता करने की जिम्मेदारी ली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से
किस प्रदेश की मध्य औसत आयु न्यूनतम है? तो ये भी देखिए उत्तर प्रदेश से स्पेशल से संबंधित है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो है मध्य और या औसत आयु न्यूनतम है, तो ये है उत्तर प्रदेश। आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की हेल्थ ऑफ नेशंस स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार केरल के लोगों की औसत आयु सबसे ज़्यादा है, लगभग 76.25 है, और उत्तर प्रदेश की औसत आयु सबसे कम है, 65.7%। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? केरल के लोग ज़्यादा समय तक जीते हैं, उत्तर प्रदेश लोग कम जीते हैं। दूसरा निकलता है इससे, इस प्रश्न को पढ़ने से एक्सप्लेनेशन कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में एक बार हमें नेट पे सर्च करना होगा और डिटेल में भी जानकारी इसके बारे में निकालनी होगी, ICMR के बारे में, ठीक है। तो इसका कोई भी रिपोर्ट आता है तो हमारी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखें अन्य राज्यों का भी दिया है, जैसे कि ये तो केरल का है 76.25 सबसे अधिक है, और हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो अगर केवल महिला की देखा जाए तो 76.9 जो है औसत आयु है, और औसत आयु पुरुष की 71.0 है। दिल्ली में 74.7 है, पुरुष का 70.8 है। हरियाणा में महिला की 71.3 है और पुरुष की 65.0 है। रिपोर्ट पुरानी इसलिए ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। नई रिपोर्ट अगर आती है तो उसको आप देखिए जैसे कि एक और बात पता चली, उत्तर प्रदेश की एक योजना पर आधारित प्रश्न है। समाजवादी पेंशन योजना के बारे में पूछा गया है कि उस समय जो है इस पर प्रश्न बना था कि किसे प्रचार राजदूत नियुक्त किया गया है, तो उसमें विद्या बालन को नियुक्त किया गया था। प्रश्नकाल के समय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के लिए प्रचार राजदूत विद्या बालन को नियुक्त किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 55 लाख महिलाओं को हर 5 महीने 500 रुपये दी जाती थी, ठीक है, ये एक योजना थी। तो यूपी की एक योजना है। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की? देखिए ट्विटर सेवा योजना किस राज्य ने सबसे पहले, तो आपके उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की थी। ट्विटर सेवा योजना क्या है दोस्तों? आप ट्विटर पे भी शिकायत कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है, और उस पर जो है तुरंत जो है आपको रिप्लाई मिलेगा। और ये हुआ कब था? देखिए 8 सितंबर 2016 को। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था और आज भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। पुलिस को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। आमतौर पर कहा जाता है पुलिस जो है रिप्लाई नहीं देती, लेकिन अगर आप ट्विटर पर सही कोई फैक्ट लिखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो कार्रवाई करने के बाद पुलिस उस पर इंफॉर्मेशन अपडेट करती है आपको मेंशन करते हुए, ठीक है। तो ये है। तो देखिए 8 सितंबर 2016 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्विटर सेवा योजना को आरंभ किया था। इस सेवा को शुरू करने के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया था जहां ट्विटर के माध्यम से लोग पुलिस से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इस योजना के जरिए राज्य के किसी भी जिले से की गई शिकायत पर 5 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। इससे पहले बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में यह सुविधा मौजूद है, लेकिन पूरे राज्य में इसे लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, ठीक है। हालांकि बेंगलुरु पहले से ही कुछ हिस्सों में, पूरा नहीं, कुछ हिस्सों में कि ऐसी सेवा मौजूद थी, लेकिन पूरे राज्य में यूपी पहला ऐसा राज्य था जिसने 2016 में लागू कर दिया था। नेक्स्ट है 49वां, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई है? तो GST की पुष्टि है असम राज्य द्वारा की गई थी। GST अर्थात वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। इसे सर्वप्रथम असम राज्य ने लागू किया था। इसे संपूर्ण भारत में 15 जुलाई 2018 से लागू कर दिया गया। भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था तथा संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद का गठन किया गया था। GST की कुल 5 दरें निर्धारित की गई हैं, जो कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% तथा GST के कुल 3 प्रकार हैं। CGST यानी सेंट्रल GST, SGST यानी स्टेट GST और IGST यानी इंटीग्रेटेड GST। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करने का अर्थ क्या है? क्योंकि 15 जुलाई 2018 से पूरे भारत में लागू हो गया था, तो इससे रिलेटेड फैक्ट इंपॉर्टेंट है और ये स्टैटिक जीके का पोर्शन बन चुका है। जैसे कि किस समिति के द्वारा इससे लागू करने का सुझाव दिया था? तो विजय केलकर समिति के द्वारा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 90 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए थे? तो भारत में। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। भारत ने धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे के साथ ही 900 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ठीक है, तो इससे पता चला क्रिकेट से भी प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर उस समय 7वां स्थान था प्रश्नकाल में, इस समय आप अपडेट कर लेना। ठीक है, विश्व धरोहर स्थलों की संख्या। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत है? रक्त का आयतन ये जो है लगभग 7% है, 7 से 8%। एक वयस्क मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जो शरीर के भार का 7 से 8% तथा आयतन के लगभग 1/13 भाग होता है। रुधिराणुओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। रुधिर कुछ क्षारीय होता है, यानी pH इसका जो था 7.3 से 7.5 तक होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न है। देखिए, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? विंडोज़ है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है। MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कार्य करता है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। दिए गए विकल्प में विंडोज, लाइनेक्स तथा यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर चलाने तथा यूजर एवं मशीन के बीच माध्यम स्थापित करता है तथा साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जबकि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो ये होती है IP एड्रेस के द्वारा। IP पता या एड्रेस नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर का एक अद्वितीय आंशिक पता होता है। यह डेटा पैकेट को सक्षम करता है जो विशेष प्राप्तकर्ता को संबोधित करता है। IP पता 4 भागों में बटा होता है जो बिंदु से अलग होता है। इस तरह से 2-2 अंक का इस तरह से लिखा होता है और सबके बीच में इस तरह से जो है एक बिंदु होता है सबके बीच में। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा मतलब कि मेमोरी किसकी होती है ये कह रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा इसमें तो टेराबाइट। देखिए, आपने सबसे आपके जो फ़ोन में होगा या आपने GB का नाम GB गीगाबाइट का प्रयोग करते होंगे। ठीक है, ये जो गीगाबाइट से भी बड़ा है टेराबाइट। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा है आपका कौन जो है किलोबाइट, KB देखिए सबसे छोटा है, उससे बड़ा है मेगाबाइट, फिर उससे बड़ा है गीगाबाइट और सबसे बड़ा है टेराबाइट। यहाँ देखिए टेराबाइट लिखा हुआ है, टेराबाइट सबसे बड़ा है, उससे छोटा है गीगाबाइट, उससे छोटा मेगाबाइट, सबसे छोटा किलोबाइट KB, MB, GB और फिर TB, ये क्रम याद रखें। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? दोस्तों ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को जो है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था 52 सेकंड में। ठीक है, 52 सेकंड में। ये कौन सा प्रश्न है? 56वां है। 56 के बाद ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन तो मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। जन गण मन को हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इस गीत का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था। तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था इस गीत का प्रकाशन। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर इसके संक्षिप्त रूप प्रथम और अंतिम पंक्ति को 20 सेकंड में गाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो यह है 7वां स्थान है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत का क्षेत्रफल
3287,263, इसी तरह से आप याद रखें, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं तभी याद है। 3287,263 वर्ग किलोमीटर संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है, जबकि इसकी जनसंख्या 121.01 करोड़ संपूर्ण विश्व का जनसंख्या का 17.74% है। कई बार ये प्रश्न में पूछा गया है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है भारत की जनसंख्या, तो 17.74% है। अगर ये ऑप्शन में केवल 17% लिखा रहता है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और पूरे भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर भारत से तुलना करें तो भी लगभग 17% है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहला स्थान चीन का है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। हालांकि भारत ने अभी जो नया जनगणना 2021 वाला था उसको अभी नहीं करवाया है, ना ही उसके आंकड़े जारी किए, परंतु विदेशी एक संस्था ने जारी किया है। उसमें उन्होंने, चूँकि चीन का जो है शायद जारी हो गया था, तो उस आधार पर भारत की जनसंख्या को विश्व में पहले स्थान पर दिखाया गया है। भारत से बड़े 6 अन्य देश भी हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में भारत से बड़ा रसिया है, कनाडा है, फिर चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत का नंबर 7वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो देखिए शुरू कब हुआ था, 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। समाप्ति पूछा है तो ये है। देखिए ये युद्ध, देखिए प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। यह युद्ध मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और धुरी राष्ट्र यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के मध्य लड़ा गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो अमित मित्रा को नियुक्त किया था। मित्रों यहाँ देखिए 19 जनवरी 2016, देखिए पुराना न्यूज़ जरूर है लेकिन इससे पता चलता है कि जो चीज़ें नई बनी रहती हैं उस पर प्रश्न कितने ज़्यादा बन सकते हैं। तो जो भी इसमें करंट के मुद्दे उसको डिटेल में पढ़िए। जीएसटी पे कई देखिए दूसरा प्रश्न अब तक का पूछा गया है और पिछले वाले में स्टैटिक जीके के भी प्रश्न थे और ये जो है ये पुराना प्रश्न है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ये विज्ञान या फिजिक्स का प्रश्न है, ठीक है, फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का प्रश्न। तो प्रतिध्वनि यानी जो आप कहीं बोलते हैं और वहाँ से आवाज़ टकरा के वापस आती है, ठीक है, किसी बंद स्थान से, तो कह रहे हैं कि परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 16.6 मीटर यानी लगभग 17 मीटर अवश्य होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 21 फरवरी, 27 जुलाई, 5 सितंबर या 8 सितंबर। तो यह है 8 सितंबर। आगे बढ़ी इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। 17 नवंबर 1964 को यूनेस्को ने 8 सितंबर को किसको 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस घोषित किया। तो स्ट्रेटेजी का ये है पोर्शन, इसे ध्यान दीजिएगा। इसकी पहली बार 1966 ईस्वी में इसे पहली बार 1966 में मनाया गया। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। अन्य प्रमुख दिवस जो सितंबर माह में आते हैं जैसे कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे जो है फर्स्ट नंबर भारत रत्न है फर्स्ट, और दूसरे स्थान पर है जो पद्म पुरस्कारों में सबसे ऊपर है पद्म विभूषण यानी दूसरे स्थान पे, फिर है पद्म भूषण यानी ये है, उसके चौथे स्थान पद्मश्री, ठीक है। तो पूछा है तीसरे स्थान पे कौन है नागरिक पुरस्कार, तो ये है पद्म भूषण।
भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। इसके बाद नागरिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा विज्ञान, तकनीकी, खेल, चिकित्सा आदि किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री। अतः भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण है। ठीक है, दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण और तीसरे स्थान पर पद्म भूषण है। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? तो लगभग 14% है। नहीं, ये 78, हाँ नाइट्रोजन तो 78% है। ये देखिए 78 से 79%। जो यूरिया की बोरी के ऊपर भी लिखा रहता है नाइट्रोजन 78%। ठीक है, अब देखें, पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। वायुमंडलीय गैसों में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.94% यानी 21% लगभग, और आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो बहुत 0.003% है लगभग, शायद 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड आदि हैं। इसके अतिरिक्त नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनान आदि गैसें शामिल था। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये साइंस का प्रश्न है, इसे याद रखें। अगला हमारा जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे देखिए पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर एशिया है। ठीक है, दूसरे स्थान पर अफ्रीका है, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे स्थान पर दक्षिण अमेरिका। पूछा क्या है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, सी ऑप्शन सही है। पृथ्वी पर स्थलखंड के सबसे बड़े भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है, जो क्रमानुसार है, पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, चौथे स्थान पर दक्षिण अमेरिका, 5वें पर है अंटार्कटिका, 6वें पर यूरोप, 7वें पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबड्डी विश्व कप 2016 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ आक्रमणकर्ता का खिताब दिया गया था? तो उस समय जो है ये अजय ठाकुर को दिया गया था। अब ये इसमें इतना जानिए कि कबड्डी अगर है तो वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी आगे बढ़ जाइए, खेल से भी प्रश्न आ रहे हैं। बाइनरी नंबर को दशमलव समतुल्य क्या होगा? देखिए बाइनरी नंबर का दशमलव समतुल्य है, देखिए बड़ी सी संख्या लिखी है तो इसको पेशेंस साथ हल करना होगा। जैसे 1 है तो पहली बार आपको यहाँ पे 1 नोट कर लेना है, दूसरी बार में है तो यहाँ पर 1 है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई करना 2 पावर 1 में, फिर 1 है तो 1 के नीचे आपको लिखना है 2 पावर 2, फिर 2 पावर 3, 2 पावर 4, ऐसे चलता जाएगा, लेकिन इसी 1 में मल्टीप्लाई होता जाएगा। यहाँ पे 0 आएगा तो 0 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जहाँ जहाँ 0 हो वहाँ 0 लिख लेंगे। ठीक है, फिर जितने टाइम्स यहाँ पर हम काउंट करेंगे उतनी बार करेंगे। देखिए हम आपको दिखाते हैं कैलकुलेट कैसे करना है, बाइनरी संख्या को तो जो है डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, यहाँ पे दिखाते हैं आप। यहाँ देखिए किया गया है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए बाइनरी नंबर को इस तरह से आप लिख लें। फिर 1 के पास देखिए 1 गुणे 2 के घाते 0 बराबर 1, फिर 1 गुणे 2 के घाते 1 बराबर 2, 1 गुणे 2 के घाते 2 बराबर 4, फिर 1 गुणे 2 के घाते 3 बराबर 8। अब यहाँ 0 तो 0 गुणे 2 के घाते 4 करोगे तो 0 आएगा, फिर 0 है, फिर इसके आगे 2 के घाते 5 करोगे 0 आएगा, फिर 0 है, इसके घाते 2 के घाते 6 से गुणा करो तब वो 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 के घाते 7 से गुणा करोगे 0 आएगा। लेकिन अब जो फिर 1 है तो 1 में गुणा करना 2 के घाते 8 से, ठीक है, तो 256 आएगा। फिर इस तरह से 2 के घाते 9 से, फिर अगले में 2 के घाते जो है 9 के बाद जो भी है 10 है तो 10 से ये सबका मान निकाल करके उसके बाद इस तरह से आ जाएगा, सबको ऐड कर लेना है तो वो जो है बाइनरी दशमलव संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण, डाटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंडविड्थ संचार माध्यम की क्षमता की माप है। ठीक है, इससे यह पता लगाया जाता है कि एक निश्चित समय में कितनी बार सूचना संचार माध्यम से भेजी जा सकती है। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में
माना जाता? तो देखिए विधानमंडल ये जो है समाज नहीं है, ठीक है। परिवार है, जाति संघ है, गैर सरकारी संगठन भी एक समाज है, लेकिन विधानमंडल नहीं है। विधानमंडल जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन है, जो कि परिवार, वंश, जाति संघ और गैर सरकारी संस्थान सामाजिक नागरिक समाज के रूप में माने जाते हैं। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो देखिए ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है और जियोग्राफी का, जिसको आप देखें तो देखिए इसको एक्सप्लेनेशन ही देख लें सीधे। पर्वतों की ऊंचाई का क्रम दिया है, सबसे ऊंचा देखिए कंचनजंगा है, फिर नंदा देवी है, फिर कामेट है, उसके बाद है तो उसके बाद जो है मुकुट पर्वत है। तो सबसे कम ऊंचाई इसमें से कौन है? मुकुट पर्वत। नेक्स्ट है, किसी वर्ष उन तिथियों को क्या कहते हैं रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? जब सर्वाधिक अंतर होता है ना, उसको संक्रांति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें इसके एक्सप्लेनेशन को। संक्रांति एक खगोलीय घटना 21 जून को यहाँ पर देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है। कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सूर्य के मकर रेखा पर लंबवत होने पर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। अतः संक्रांति के दिन रात और दिन की लंबाइयों में सर्वाधिक अंतर होता है, ठीक है। तो यही प्रश्न पूछा गया है, अगर रात और दिन में सर्वाधिक अंतर होता है तो इसे क्या बोलते हैं? तो संक्रांति कहते हैं। तो लास्ट वाली लाइन इसको वेरीफाई कर रही है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज का जो जीके वाला जो हमारा पोर्शन था उसको हमने 32 मिनट में कंप्लीट किए, ठीक है। तो लगभग हमारा ये जो 2016 का ये पेपर था, ठीक है। अब इस पर 2016 में एक पेपर और हुआ था उसके अगले दिन, ठीक है। उसके भी जो हिंदी और जीएस के प्रश्न हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। इससे क्या होगा कि एक अच्छा आइडिया भी मिल जाएगा और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जहाँ तक रीजनिंग वाला जो क्वेश्चंस हैं बहुत ईजी हैं, वो भी किसी दिन मैं कोशिश करूँगा उसको भी, अगर मेरे पास संसाधन उपलब्ध होगा उसको भी हल करने का, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर फिर किसी नए एग्जामिनेशन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।